हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जिस प्रकार से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उसी प्रकार से आप भी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चला रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं CUET का प्रैक्टिस टेस्ट 19 नंबर का। अभी तक जो है हम 18 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे, सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए, तो एक बार ज़रूर कर लीजिए ताकि जो है आपकी भी तैयारी बहुत बेहतरीन हो सके, बहुत अच्छी हो सके और आप भी CUET में एक अच्छा स्कोर कर सके, ताकि जो कॉलेज आपको चाहिए वो कॉलेज आपको आसानी से मिल सके। क्योंकि यहीं से अब आपकी शुरुआत होनी है, ठीक है ना भाई। अच्छा कॉलेज मिलेगा, ठीक है, अच्छा प्लेसमेंट होगा, आगे आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। तो इसलिए जो है आपको ये सोच के कि नहीं हो जाएगा, मैं कर लूँगा, इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए और अच्छे से तैयारी करके एग्ज़ाम को अच्छे से दीजिए ताकि आपका स्कोर अच्छा आ जाए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने अभी तक वो सारे प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो एक बार ज़रूर कर लीजिए। हर एक प्रैक्टिस टेस्ट आपको 2 पार्टों में प्रोवाइड होता है। दोनों पार्टों को मिला के आपके 25 से 26 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होते हैं। तो अभी तक हम लोग जो है 18 प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आप ऑन एवरेज 25 क्वेश्चन लेके भी चलते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने कितने क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है ना। और इतने क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो आपका स्कोर ही वहाँ पर मायने रखता है कि भाई आपका स्कोर कितना आया, कितना आपने किया। तो ऐसे नहीं हो जाता, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करिए, ठीक है ना। जैसे कहा जाता है ना भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो खो तो आप वैसे भी रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। हर स्टेप पे आप कुछ ना कुछ खो रहे हैं, वो दोबारा आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन अपनी मेहनत को जारी रखिए, ठीक है ना भाई। रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना, वो मायने नहीं रखता, हमारी मेहनत कितनी है वो मायने रखता है। तो अपनी मेहनत को बेस्ट बनाइए, रिजल्ट भी आपका बेस्ट ही आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो है भाई, अगर एक चीज़ समझो, एक डाल है, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक डाल है, उसमें 3 आपके गुलाब के फूल लगे, आप गुलाब का फूल तोड़े गए। अब गुलाब का फूल एक डाल में 3 लगे हुए हैं। आप देखोगे कि जो अच्छा फ्रेश है, बढ़िया अच्छा दिख रहा है, एकदम ताज़ा दिख रहा है, उस गुलाब के फूल को आप लेके आ जाओगे, ठीक है ना। अगर आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना, बात समझिएगा, 3 गुलाब के फूल है, आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि आपको चाहिए एक, तो आप गए, आपने कहा मुझे एक चाहिए यार, और उसमें जो है फ्रेश वाला जो आपको गुलाब का फूल दिखा उसको आपने लिया और चले गए। जो बाकी जो मुरझाए हुए 2 थे उनको आपने इग्नोर कर दिया, नहीं यार ये अच्छे नहीं है। और जब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं यार अब ये तो केवल ये तीनों के तीनों मुरझाए हैं, अब इनमें क्या किया जाए, तो आप किसी को भी लेके चले जाएंगे। तो बस वो फ्रेश और ताज़ा फूल बनने की कोशिश करिए। और वो एक दिन की मेहनत से नहीं होता है, उसके लिए आपको लगातार प्रयासरत रहना पड़ेगा, ताकि जब आपको लोग देखेंगे नहीं यार ये तो इसमें वो क्वालिटी है, इसको मुझे लेना ही चाहिए, तो अपने आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक वो सारे जो है प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व नहीं किए तो एक बार ज़रूर कर लीजिए, ठीक है ना। और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए ताकि आप भी बेहतर बन सकें। मैं बार एक लाइन आपसे कहता हूँ कि तैयारी इतनी शांति से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। अपने आप लोग कहेंगे कि नहीं यार वो लड़का बहुत पढ़ता है, तो वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अपने आप दिखेगा, अपने आप शोर मच जाएगा कि नहीं भाई तुम सफल हो गए। लोग जो है चिल्ला के कहेंगे कि हाँ भाई लड़का सफल हो गया। तो चलिए भाई, आज जो है हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट 19 का जो है फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और 19 प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं हमेशा की तरह, और फिर जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि ABC start to run around a circular stadium at the same time in the same direction.
A complete around in 252 seconds, B in 308 seconds, and C in 198 seconds. All starting at the same point. After what time will they meet again at the starting point? ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी एक चक्कर जो है 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में पूरा करता है। सभी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, कितने समय बाद में फिर से प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जो भी आपको दिया गया है उनका क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो यहां पर देखो ए कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, तो आपने कहा कि 252 सेकंड में। बी कितने सेकंड में कंप्लीट करता है, तो यहां पर देखो हो जाएगा आपका 308 सेकंड, और सी जो है वो कंप्लीट करता है 198 सेकंड। तो ये जो वैल्यू दी गई वो सेकंड में दी गई है, तो जो एलसीएम आएगा वो सेकंड में आएगा। तो जरा इनका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम ऑफ 252 एंड 308 एंड 198 इज, जरा निकालो भाई, फैक्टर मेथड से निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। देखो इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 252, यहाँ पे लिख लिया 308 और यहाँ पे लिख दिया 198। सबसे पहले 2 से भाग दे दें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। फिर 2 से आ जाओ, तो 2 3 जा नहीं 2 6 जा, 2 6 जा आपका हो जाएगा 12। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, ये 99 आ जाएगा। आप किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 77 तो आपका जो है 3 से कटेगा नहीं, ये 33 आ जाएगा। फिर 3 से चला जाएगा, फिर आपका कितना 7 11 77। ठीक है ना भाई, 77 तो आपका 3 से कटेगा नहीं, तो ये 77 आ जाएगा और ये आपका 11 आ जाएगा। फिर 7 से जाएगा और लास्ट में आपका 11 से जाएगा। किस में जाएगा, 11 से जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। 36 में या आप 77 में 36 का मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, 11 7 जा 77 हो गया और 2 2 जा 4, 4 9 जा आपका 36 हो गया। तो 77 का 36 में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको उसका एलसीएम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एलसीएम। जरा देखें भाई कितना आएगा, तो देखिए कितना आएगा। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 30 का कर लेते हैं, तो 0 3 7 जा 21, तो 1 आ गया, 2 आपका होल्ड हुआ, 3 7 जा 21 और 2 कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 6 7 जा 42, 4 होल्ड हुआ, 6 7 जा 42, 4 कितना हो जाएगा आपका 46। ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये 7 आ गया, 2 आ गया। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2772 सेकेंड। ये जो है इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। अब देखो ये जो सेकंड की वैल्यू है इसको मिनट में आप कन्वर्ट कर लो, सेकंड की जो वैल्यू इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो। तो जब इस 2772 सेकंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ज़रा 60 से डिवाइड करिए इसको, कितनी बार भाग जाएगा। तो आपने कहा 6 4 जा 24, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 6 4 जा 24, 240 हो जाएगा। अब 240 को जब आप माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, ये 372 हो जाएगा। और 372 का मतलब हो गया आपका 6 टाइम जाएगा, क्योंकि 37 हो जाएगा ना, तो 6 6 जा 36, 360 होगा। और 72 से जब 60 को माइनस करेंगे तो आपका 12 आएगा। तो ये जाएगा आपका 46 मिनट 12 सेकेंड। कितना आ जाएगा आपका 46 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है भाई, 360 आएगा। और 360 को जब आप यहाँ 372 से जब माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 12 आपका भी और बचेगा। अब 12 में तो आपका जो है भाग जाएगा ही नहीं 60 का,
तो कितना हो जाएगा आपका 46 मिनट 12 सेकंड आपका सही आंसर होगा। 46 मिनट 12 सेकंड के बाद ये फिर से आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। क्लियर है? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बच्चा? तो ऑप्शन जो है वो आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलते हैं ना, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लीजिए डायरेक्ट। अब अगर सेकंड में वैल्यू दी गई है तो समय दिया गया तो उसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट में दिया गया है तो उसको जो है घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है? समझ में बात आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि द कॉस्ट ऑफ 2 शर्ट्स एंड 3 ट्राउजर्स इज 6050 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट एंड 2 ट्राउजर्स इज 5450 रुपीज। द एवरेज कॉस्ट ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर इज। 2 शर्ट और 3 पतलून की कीमत 6050 रुपये है और 3 शर्ट और 2 पतलून की कीमत 5450 रुपये है। तो शर्ट और पतलून की औसत कीमत कितनी है? जरा देखें भाई, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया गया है 2 शर्ट्स, तो एस का मतलब शर्ट मान लेते हैं, प्लस 3 ट्राउजर, तो टी से ट्राउजर ले लेते हैं। इनकी कीमत कितनी है? तो आपने कहा 6050 रुपीज। इसी प्रकार से आगे दिया गया है कि 3 शर्ट और 2 ट्राउजर की जो कीमत है वो कितनी है, 5450 रुपीज। अब देखो, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें तो हमें यहाँ से एक ट्राउजर और एक शर्ट की कीमत मिल जाएगी और हम आसानी से एवरेज निकाल पाएंगे। एवरेज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, तो सम ऑफ द रिजल्ट अपॉन नंबर ऑफ रिजल्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक शर्ट और एक ट्राउजर की कीमत निकालनी होगी। तो जरा यहाँ से आप निकाल लीजिए, दोनों को जरा सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा। तो आपने कहा कि भाई अगर हम यहाँ पे एक ट्राउजर की निकालते हैं तो यहाँ पे 2 शर्ट्स हैं, यहाँ पे 3 शर्ट हैं, तो एक काम करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 का, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का। कितना हो जाएगा आपका, 3 2 जा 6 शर्ट प्लस 3 3 जा 9 ट्राउजर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 300 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। ठीक है, 2 का जरा यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 6x हो जाएगा, 2 2 जा 4 ट्राउजर हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 500 2 5 जा 10। ठीक है, 1 आपका होल्ड हुआ, 2 4 जा 8 और 1 हो जाएगा आपका 9 और 2 5 जा 10। अब इसको ज़रा माइनस कर दीजिए, इसको ज़रा माइनस कर लीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 5t और यहाँ कितना बचेगा आपका 0 5, 11 में से 9 गया तो आपका 2 और यहाँ बचेगा आपका कितना 7। ठीक है, जरा 5 का भाग दीजिए कितनी बार जाएगा, तो 5 1 जा 5, कितना बचेगा 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो एक ट्राउजर की जो कीमत है वो आ जाएगी आपकी 1450 रुपीज। अब जरा एक शर्ट की कीमत निकाल लीजिए, यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है ना, अब जरा यहाँ पे एक शर्ट की कीमत निकाल लीजिए। तो अगर मैं यहाँ पे ट्राउजर की कीमत को एक इक्वेशन में रख देता हूँ तो मुझे शर्ट की कीमत मिल जाएगी। जैसे अगर मैं इसको रखता हूँ 2s प्लस 3t वाले में, तो 2 शर्ट प्लस 3 और t की जगह मैं कितना रख दूंगा 1450 रुपीज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6050 के। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2s इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 6050 माइनस कितना हो जाएगा 300, 3 5 जा 15, 1 होल्ड हुआ, 3 4 जा 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, 1 होल्ड हुआ, 3 1 जा 3 और 3 1 कितना हो जाएगा आपका 4। ये कितना आ जाएगा आपका, तो 2s इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 0 0 और 5 में से 5 गया तो 0 और 10 में से 3 गया तो आपका 7 और यहाँ बचेगा 1700। तो s बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। एक शर्ट की कीमत है आपकी जो है 850 रुपीज। ठीक है, एक ट्राउजर की कीमत कितनी है 1450 रुपीज और एक शर्ट की कीमत कितनी है तो 850 रुपीज। अब इनका एवरेज पूछा है, इनका एवरेज प्राइस पूछा है। ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट पूछी गई है। तो अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं
अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सम ऑफ रिजल्ट, अर्थात एक शर्ट की कीमत कितनी है 850 और एक ट्राउजर की कीमत है आपकी 1450 अपॉन हो जाएगा आपका 2। ठीक है, तो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 0, 5 5 कितना हो जाएगा आपका 10, तो 0 हासिल आया 1, 8 4 12, 1 13 और 1 1 2, 2 से ज़रा भाग दे दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये आ जाएगा आपका 1150 रुपीज़ इनकी जो है एवरेज कास्ट हो जाएगी दोनों की। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है 3rd नंबर का क्वेश्चन है कि 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 200 मीटर एंड 225 मीटर आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन with respective speed of 35 km per hour and 55 km per hour. Find the time when they cross one another. 200 मीटर और 225 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो वह समय ज्ञात कीजिए जब वे एक दूसरे को पार करते हैं। अब इनमें से कौन सा आपका सही आंसर होगा? तो यहां पर देखो, अब एक चीज जरा सोचो कि जब ये दोनों एक दूसरे को पार करेंगी ट्रेनें, तो भाई यहां पर अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही हैं, तो यहां पे जब रिलेटिव स्पीड की बात आएगी तो रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाएगी, क्योंकि भाई रिलेटिव स्पीड जो है जब डायरेक्शन आपका एक होता है, जब सेम डायरेक्शन होता है तो रिलेटिव स्पीड आपस में घट जाती है, और जब आपका डायरेक्शन डिफरेंट होता है, ठीक है ना, तो रिलेटिव स्पीड आपस में ऐड हो जाती है। अब यहां पर बात है डिस्टेंस कितनी तय करनी पड़ेगी इसको, तो भाई डिस्टेंस जो है दोनों ट्रेनें जो है, जो ट्रेन पहली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, दोनों ट्रेनों को दोनों ट्रेनों की जो लेंथ है उसके बराबर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक ट्रेन जो दूसरी ट्रेन को जो है भाई क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ भी चलेगी और प्लस दूसरी जो ट्रेन जिसको क्रॉस कर रही है उसकी भी तो लेंथ वह चलेगी, जो है तय करेगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो 2 ट्रेन जो है एक की लेंथ कितनी है, एक की लेंथ कितनी है, फर्स्ट ट्रेन की जो लेंथ है, फर्स्ट ट्रेन की जो लेंथ है वो 200 मीटर है और जो सेकेंड ट्रेन की लेंथ है वो आपकी 225 मीटर है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो फर्स्ट ट्रेन की जो स्पीड दी गई है वो दी गई है 35 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड ट्रेन की स्पीड दी गई है 55 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर देखो, अगर हम बात करें डिस्टेंस की, अगर हम बात करें डिस्टेंस की अर्थात डी की, तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस 225, कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 425 मीटर। ये तो हो गई डिस्टेंस। अब अगर हम बात करें स्पीड की तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। ठीक है ना, रिलेटिव स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है, इसलिए स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस 55, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो डिस्टेंस किस में दी गई है, मीटर में, स्पीड दी गई है किलोमीटर पर आवर में, तो स्पीड को आप चेंज कर लीजिए किस में, मीटर पर सेकंड में। तो जब स्पीड को 90 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में जब कन्वर्ट करते हैं तो 90 में मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/18 का, तो 18 5 जा 90 होता है, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड आ जाएगी। अब देखो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टी बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है आपकी 425, स्पीड कितनी है 25 मीटर, स्पीड कितनी है 25 मीटर। अब जरा 25 से 425 को भाग कर दीजिए, 25 टू ज़्यादा हो जाएगा, 25 1 जा 25,
42 से जब 25 को आप माइनस करेंगे तो ये 175 आपका जो है रिमाइंडर बचेगा। देखो 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 2 गया तो 1, तो 175 बचेगा। और 175 को जो 25 से भाग देंगे तो 7 टाइम जाएगा। तो यहाँ पे जो टाइम है आपका वो आ जाएगा 17 सेकेंड, वो आ जाएगा आपका 17 सेकेंड। 17 सेकेंड में एक दूसरे को क्या कर जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दोनों जो ट्रेन एक दूसरे को जो है 17 सेकेंड में क्रॉस कर लेंगी। क्लियर, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा है। अब देखो कभी भी यदि आपको फ्रैक्शन में सबसे छोटा है सबसे बड़ा, ठीक है ना, या इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ये आ जाए तो इसको कैसे करना है। एक तरीका तो ये होता है कि आप भाग दे लीजिए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है 7/9, फिर आपका दूसरा जो दिया गया है वो है आपका जो है 6/7, तीसरा जो है वो है आपका 4/9 और चौथा आपका फ्रैक्शन है 5/9। तो एक तरीका तो है कि आप भाग दे लीजिए। अब भाग देने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सरल सा तरीका बताता हूँ। कभी भी यदि फ्रैक्शन को ये निकालना हो कि सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, तो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपने इस प्रकार से लिख दिया। अब इनके बीच का डिफरेंस आपको देख लेना है। किनका डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ पर देखो डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है, 2 है। यहाँ पे डिफरेंस इनके बीच का कितना है, 1 है। यहाँ पे इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 5 है। यहाँ कितने का डिफरेंस है, तो आपने कहा 4 है, ठीक है ना। अगर डिफरेंस बराबर होता, अगर डिफरेंस बराबर होता तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता वो बड़ी भिन्न होती और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता वो छोटी भिन्न होती। लेकिन अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि सर डिफरेंस तो बराबर नहीं है, तो अब क्या करें। जो डिफरेंस आया है उसका आप निकाल लीजिए एलसीएम। तो यहाँ पे अब देखो अगर बात करें तो यहाँ पर 1, 2, 4 एंड 5 एलसीएम ऑफ 1, 2, 4 एंड 5 कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 का जरा जो है 20 में भाग दिए कितनी बार जाएगा, 10 टाइम। और यहाँ पे जो न्यूमरेटर है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 1 है, 1 का भाग देंगे तो 20 टाइम ही जाएगा, तो यहाँ पे 6 में आप 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे जब भाग देंगे तो 4 टाइम जाएगा, तो यहाँ 4 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यहाँ पे जब भाग देंगे तो 5 टाइम जाएगा, यहाँ 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे कितना आएगा आपका 70 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 120 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 16 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 25 आएगा। अब देखो इनमें जो छोटी संख्या है, जो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या है इसमें जो छोटी संख्या है वो आपका छोटा फ्रैक्शन है, जो बड़ी संख्या है वो आपका बड़ा फ्रैक्शन है। क्लियर है। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है आपका 16 नंबर अर्थात 4/9। 4/9 जो है आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो भाग देने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो भी फ्रैक्शन दिया जाता है उसका डायरेक्ट क्या निकालिए, उनके बीच का डिफरेंस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। अगर डिफरेंस आपका बराबर है तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा फ्रैक्शन। लेकिन अगर डिफरेंस अलग अलग है तो उनका एलसीएम निकाल लीजिए और इस प्रकार से आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। अब अगर इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहा जाए तो भी आप लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:2 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 4:3, देन रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। दो बेलूनों की त्रिज्याएं 3:2 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात है। देखो बहुत सिंपल सा है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर एच। अब दो सिलेंडर की त्रिज्याएं दी गई हैं, उनकी हाइट्स दी गई है, तो एक सिलेंडर की त्रिज्या हम मान लेते हैं R1, एक की मान लेते हैं R2। तो यहाँ पे आपको दिया क्या गया है, R1 रेशियो R2 दिया गया है आपका कितना 3:2, ठीक है। तो R1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3 के, और R2 बराबर कितने के हो जाएगा, R2 बराबर हो जाएगा आपका 2 के। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर दिया गया हाइट का रेशियो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक दिया गया आपको हाइट का रेशियो, तो एक की हाइट h1 मान लो, एक की हाइट h2 मान लो। तो ये कितना दिया गया, ये दिया गया आपका 4:3। तो यहाँ पे हो जाएगा h1 = 4 हो जाएगा और h2 = 3 हो जाएगा, ठीक है। h1 = आपका 4, h2 = आपका 3। अब इनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर और H2। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। R1 कितना है, तो आपने कहा R1 है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू H कितना है, H1 कितना है आपका 4, अपॉन हो जाएगा आपका R2 कितना है 2 का स्क्वायर, और H2 कितना है, H2 है आपका 3। तो ये आ जाएगा आपका 9 × 4, और ये हो जाएगा आपका 4 × 3। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो इनके जो वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा 3:1। कितना आ जाएगा, 3:1 आएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनके जो है आयतन का अनुपात कितना आ जाएगा, तो 3:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ 200 रुपीज एट 5% per annum at simple interest. He return 100 rupees at the end of the first year. In order to clear the due at the end of second year, he would pay. एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से 200 रुपये का ऋण लेता है। वह पहले वर्ष के अंत में 100 रुपये लौटाता है। दूसरे वर्ष के अंत में देय राशि का भुगतान करने के लिए वह भुगतान करेगा। अब देखो यहाँ पर अगर तो ये चीज़ आपको पता है कि भाई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर वर्ष का आपका समान होता है, ठीक है। जो पहले वर्ष लगेगा उतना ही आप अगले वर्ष देंगे, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में ही तो डिफरेंस होता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट हर वर्ष का क्या होता है, समान होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर भी ब्याज लगता है। पहले वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों समान होता है, लेकिन अगले वर्ष से क्या होगा कि जो आप ब्याज दे रहे हैं उस पर भी आपको ब्याज लगेगा, वो तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हर वर्ष का क्या होता है आपका समान। अब यहाँ पर जो आपने देखो ऋण लिया तो वो आपके लिए क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 200 रुपीज। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपने पैसा लिया, आपने कहा 5% पे। कितने टाइम के लिए, तो आपने कहा टाइम मतलब ये कि यहाँ पर जो है पहले वर्ष उसने 100 रुपये दिया, दूसरे वर्ष उसने जो है उसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया, पूरा का पूरा पैसा उसने वापस कर दिया उसका ब्याज सहित। तो हम सबसे पहले टाइम 1 ईयर लेके चलते हैं कि भाई फर्स्ट ईयर में उसको देना कितना था। अगर वो 1 साल में पूरा पैसा चुकाता तो कितना रुपए उसको देना पड़ता। तो आपने कहा सिंपल इंटरेस्ट इसका निकालो कि सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, PRT/100। तो 1 वर्ष का हम निकाल लेते हैं। तो ये P कितना है आपका 200, R कितना है आपका 5 × 1 और अपान हो जाएगा 100। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा जो है 5 × 2 = 10 रुपीज आपका सिंपल इंटरेस्ट हुआ। तो उसको जो अमाउंट देना था, अगर उसको जो है एक ही वर्ष में इसको ख़त्म करना था तो उसको जो अमाउंट देना था वो देना था आपका 200 + 10, वो देना था उसको 210 रुपीज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई भाई। 200 रुपीज में 5% के हिसाब से 10 रुपीज उसका क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो अगर उसको 1 वर्ष में पैसा पूरा देना था तो यहाँ पर उसको देना चाहिए 210 रुपीज। लेकिन उसने दिया केवल पहले वर्ष में कितना आपका जो है 100 रुपीज,
और जो बाकी बचा उसने अगले वर्ष जो है उसको पूरा का पूरा फिनिश कर दिया। तो भाई देखो 200 रुपीज में से उसने दिया कितना, उसने दिया कितना, तो 210 रुपीज। तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा, रेस्ट अमाउंट कितना बचा, रेस्ट अमाउंट कितना बचा, तो आपने कहा रेस्ट अमाउंट बचा 210 देने थे लेकिन उसने दिया 100 रुपीज, 110 रुपीज आपका ये रेस्ट अमाउंट बचा। 100 रुपीज तो वो था और 10 रुपीज जो ब्याज थी वो भी थी, तो अब उसको जो देना था वो था 110 रुपीज। अब पूरा का पूरा जो 5% ब्याज है, जो 5% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पूरे पर ब्याज लगेगा, पूरे पर ब्याज लगेगा। तो सेकेंड ईयर में उसको कितना देना होगा, सेकेंड ईयर में अगर बात करें तो कितना पैसा उसको भुगतान करना पड़ेगा, तो आपने कहा 110 का 5% और निकालो भाई, क्योंकि 110 में 5% जो है उसको और देना है, ठीक है ना। तो इस पर सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, और ये भी आपका 1 ईयर का ही तो है, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, यह जाएगा आपका 5.5, 5 रुपये 50 पैसे ये आपके का हो गया, इंटरेस्ट हो गया। और 110 रुपीज पहले से था, तो उसको जो देना है रुपए सेकेंड ईयर में वो है आपका 110 प्लस 5.5, तो ये हो जाएगा आपका 115.50, अर्थात 115 रुपये 50 पैसे उसको जो है सेकेंड ईयर में देने हैं, भुगतान करने हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे भाई। 200 रुपीज उसने लिया, वो उसके लिए उसका प्रिंसिपल हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% था, तो उसको जो है ईयर के लास्ट में 210 रुपीज़ देने थे लेकिन उसने दिया केवल 100 रुपीज़, तो 110 रुपीज़ अब जो वो पूरा का पूरा भुगतान कर रहा है उसमें 110 रुपीज़ तो वो है ही, और उसमें जो है उसका उस पर जो 5% ब्याज लग रहा है वो भी है। तो 110 का 5% कितना हो गया आपका 5.5 रुपीज़, ठीक है। तो टोटल जो उसको रुपीज़ जब देना है वो देना है 115 रुपीज़ 50 पैसे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 आर, 1 से 100 तक की सम अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। अब देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ तो है ही नहीं, इसमें तो कुछ नहीं भाई, ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कि इवन प्राइम नंबर 1 to 100 तो एक ही होता है, इवन प्राइम नंबर आपका एक ही होता है, वो है आपका 2। इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होता। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो 2 आएगा, अगर ये पूछा जाए सबसे छोटा आपका इवन प्राइम नंबर तो भी 2 आएगा, और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा आपका ऑड प्राइम नंबर तो आपका 3 आएगा। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो इवन प्राइम नंबर केवल और केवल एक होता है, वो है आपका 2। हाँ, अगर केवल प्राइम नंबर की बात की जाए, अगर आपसे बात की जाए कि 1 to 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1 to 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं, उसमें ऑड या इवन की बात ना हो तो ये होते हैं 25, ठीक है ना, ये होते हैं 25। 1 to 100 प्राइम नंबर, ठीक है ना, 1 to 100 प्राइम नंबर कितने होते हैं 25। अगर मैं ग्रुप की बात करूं देखो तो 1 to 25 में आपके 9 प्राइम नंबर होते हैं, 25 से 50 तक में आपके 6 प्राइम नंबर होते हैं, 50 से 75 के बीच में आपके 6 प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं आपके 6 प्राइम नंबर होते हैं। और 75 से 50 के बीच में नहीं 75 to 100 के बीच में आपके 4 प्राइम नंबर होते हैं। टोटल आपके 1 to 100 कितने होते हैं 25 होते हैं, लेकिन प्राइम नंबर, ठीक है ना, इवन या ऑड नहीं, केवल प्राइम नंबर। अब यहाँ पे चूंकि इवन पूछा है तो उसकी संख्या केवल एक होती है, वो है 2। तो ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 8th नंबर का क्वेश्चन है कि द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1920 रुपीज इज इक्वल्स इन द परसेंटेज लॉस
incurred by selling the same article for 1280 rupees. At what price should the article he sold to make 25% profit? एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1280 रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? तो अब देखो भाई, यहाँ पे आपने सबसे पहले मान लिया कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस, हमने मान लिया कि लेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल, लेट द सीपी ऑफ द आर्टिकल इज ए रुपीज। क्या मान लिया आपने? ए रुपीज। अच्छा, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? तो प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस आपका कॉस्ट प्राइस। और लॉस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस आपका सेलिंग प्राइस। अब देखो, कह रहा है कि द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1920 रुपीज। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस कितना है? 1920 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितना है? आपने ए रुपीज माना तो कितना हो जाएगा? 1920 माइनस ए। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस आपका कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार से कह रहा है आगे कि इन द परसेंटेज लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 1280 रुपीज। तो अगर मैं लॉस की बात करता हूं, अगर मैं लॉस की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ए माइनस हो जाएगा आपका 1280। क्या हो जाएगा? ए माइनस 1280। क्लियर है? अब कह रहा है कि ये दोनों क्या आपस में बराबर हैं, ठीक है ना? इस दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 920 माइनस ए इक्वल्स टू ए माइनस 1280, ए माइनस 1280। ठीक है, अब ए को एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 2a, और इसको जब 1280 को जब 1920 की तरफ ले जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो 0, 8 और 2 आपका 10, 0, 1 आपका होल्ड हुआ, 9 और 2 11 और 1 हो जाएगा आपका 12। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3। तो a बराबर आ जाएगा आपका 1600। a बराबर कितना आ जाएगा आपका? 1600। तो कॉस्ट प्राइस हो गया। a आपने क्या माना था? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आया आपका जो है आर्टिकल का? वो निकल के आया आपका 1600। अब कह रहा है कि यदि उसको 25% का प्रॉफिट गेन करना है तो उसको इसको कितने रुपए पर बेचना चाहिए? तो अगर हम बात करें न्यू सेलिंग प्राइस की, अगर हम बात करें न्यू सेलिंग प्राइस की, कितना हो जाएगा आपका? 1600 रुपीज में उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो 25% का प्रॉफिट मतलब 125 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25 जा 125, 25 4 जा 100, 4 जा आपका 16 400, और जब 400 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2000। कितना आ जाएगा? 2000। तो जो उस नया एसपी सेलिंग प्राइस है उसको 25% लाभ को कमाने के लिए उस वस्तु को उसको 2000 पे बेचना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कितने बेचना चाहिए? 2000 रुपये में उसको बेचना चाहिए। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि इन द गिवन फिगर व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल BYX। दी गई आकृति में कोण BYX का माप क्या है? अब ये आपको डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम के आधार पे आपको आंसर बताना है। तो देखिए भाई, यहाँ पे जो है आपको क्या बताना है? यहाँ पे बताना है आपको जो है एंगल BYX का जो है वैल्यू बताना है। ठीक है ना? BYX मतलब इसकी वैल्यू बताना है। ये जो आपका एंगल है, ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है। अब देखो, आपको ये चीज़ पता है कि ये जो है सर्कल जो सर्कल है उसके एक ही सेगमेंट पर बने जो एंगल होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर ये आपका जो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। भाई ये अगर 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 है। क्योंकि जो है एक ही वृत्तखंड पर जो बने आपके कोण होते हैं
वो दोनों समान होते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका कोण एक्स ए वाई इक्वल्स टू हो जाएगा कोण एक्स बी वाई के। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स ए वाई का मेजरमेंट कितना दिया गया है, कोण एक्स ए वाई का मेजरमेंट दिया गया है 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखो आपको कोण एक्स बी वाई का मेजरमेंट कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। क्लियर है। अब देखो आपको यहाँ पर चाहिए जो है y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, y एंगल की। तो यहाँ पे आप ट्रायंगल ले लो, यहाँ पे आप ट्रायंगल ले लो एक्स बी वाई। तीनों ट्रायंगल का जो योग होता है वो आपका कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो योग होता है कितना होता है आपका 180 डिग्री 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखो आपका x कोण x प्लस कोण b प्लस कोण y, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल जो है 180 डिग्री। अब इसमें x और b की वैल्यू आपको पता है, b की कितनी है 45 डिग्री, x की कितनी है 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री प्लस का 45 और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा आपका कोण y इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 180 माइनस 95, कितना आ जाएगा आपका 10 में से 5 गया 5 और कितना बचेगा 17 में से 9 गया तो 8। ठीक है, तो कोण y की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 85 डिग्री आ जाएगी। तो ऑप्शन जो है आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आपसे जो है y का ही तो वैल्यू पूछा गया है। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पूरा ऐसे लिखते हैं बी एक्स वाई प्लस एक्स बी वाई प्लस बी वाई एक्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। हमने उसको डायरेक्ट लिख लिया है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे जो है जो एंगल आपका y है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसका मेजरमेंट कितना आ जाएगा आपका 85 डिग्री। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 9 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पर देखो आपको दिया गया है 9 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 5 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, देखो 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखो यहाँ पे दिया गया है 5 अपॉन, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जो है सेक स्क्वायर थीटा। कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। कैसे, जरा उसको समझ लीजिए। यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, तो आप निकाल लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। फिर आपने कहा ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आपने डायरेक्ट लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा आपका, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा जो है, यहाँ पे आपका आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये भी हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 5 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा अब आपका 9
साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम 9 को बाहर ले लें तो साइन स्क्वायर थीटा, 9 अगर बाहर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 9 इंटू 1 तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 9, कितनी आ जाएगी 9। तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो है ना केवल जो है आपको क्या इनके फार्मूले अगर पता है, ठीक है ना, तो आप बहुत आसानी से और कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है कि अ टीम ऑफ 30 men इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 days. After 25 days, 5 more men were employed and the work was finished 1 day earlier. How many days would it have been delayed if 5 more men were not employed? 30 आदमियों की एक टीम को 38 दिनों में एक काम करना है। 25 दिनों के बाद 5 और पुरुषों को काम पर लगाया गया और काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। यदि 5 और पुरुष कार्यरत नहीं होते तो कितने दिन की देरी होती? 5 डेज की, 2 डेज की, 3 डेज की जो है 1 डेज की। तो देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अ टीम ऑफ 30 men इज सपोज टू डू अ वर्क इन 38 days, ठीक है ना। तो जो 30 आदमी हैं, 30 जो मैन हैं, वो एक काम को 38 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है ना। एक काम को उन्होंने लिया, उसको 38 दिन में उन्होंने पूरा करना है। अब यहां पर देखो कह रहा है कि आफ्टर 25 days 5 more men were employed and the work was finished 1 day earlier. अब इसके आफ्टर 25 days क्या होता है, ठीक है ना। आफ्टर 25 days जो अब मैं जो है वर्कर की जो संख्या है वो आपकी 5 बढ़ जाती है, अर्थात 30 प्लस आपका 5, तो ये हो जाता है, ये उनकी संख्या हो जाती है 35। अब 35 जो मैन है उनके पास अभी 13 डेज है काम को कंप्लीट करने के, उनके पास 13 डेज है काम को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन वो जो है उसको एक दिन पहले ही समाप्त कर देते हैं। अर्थात जो वर्क है वो 35 मैन कितने दिनों में खत्म कर देते हैं? तो आपने कहा 12 डेज में। भाई 13 डेज अभी बाकी हैं, लेकिन जो 5 आदमी आ जाते हैं तो जो मिलके 35 हो जाते हैं, 35 मैन उसको एक दिन पहले खत्म कर देते हैं, अर्थात 12 डेज में फिनिश कर देते हैं। तो अगर यही सेम वर्क वह 30 आदमी करते तो उनको कितना टाइम लग जाता? तो देखो यहां पर आप ये वाला डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, कौन सा, M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। अब देखो वर्क दोनों को सेम करना है। भाई जो वर्क जो है 35 आदमियों ने 12 दिन में कर लिया, अगर वही काम 30 आदमी करते तो उनको कितना दिन लग जाता? तो यहां पर देखो M1 आपको जो पहले से पता है कितना है 30, इस काम को करने में उनको कितना दिन लग जाता? M2 कितना है? M2 है 35, और ये कितने दिन में खत्म कर देते हैं? ये खत्म कर देते हैं 12 दिनों में। काम दोनों का बराबर है, जब काम बराबर है तो M1 D1 बराबर M2 D2 के हो जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि D1 की वैल्यू कितनी आएगी, कितने दिन उन लोगों को 29 जो अगर आदमी होते तो उनको वही काम करने में कितना समय लग जाता, कितने दिन लग जाते? तो आपने कहा हो जाएगा 35 इंटू 12 अपॉन हो जाएगा 30। तो 6 से काट दें, नहीं 5 से 6 से काट दो, 6 5 जा 30 और 6 2 जा 12, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14। उनको जो है 14 डेज लग जाते, अगर यही काम जो है 35 आदमियों ने 12 दिन में कर दिया, अगर यही काम 30 आदमी करते तो उनको जो है 14 डेज लग जाते, लेकिन उनके पास कितने दिन बचे थे? 13 दिन ही बचे थे। तो आपका जो है उनके डिले टाइम कितना हो जाएगा?
तो आपने कहा कि भाई यह वो काम 14 डेज में कंप्लीट करते, लेकिन उनके पास केवल 13 डेज थे, तो 14 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका 1 डे। एक दिन उनको जो है देरी हो जाती, एक दिन उनको जो है देरी हो जाती, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया भाई? देखो पहले 30 आदमियों ने काम दिया कि हम 38 डेज में फिनिश कर देंगे। अब जो है 25 दिन बाद 5 आदमी और शामिल हो गए, तो 25 दिन बाद 5 जो आदमी शामिल हो गए, तो अब टोटल मैन हो गए 35। वो उस काम को 12 दिन मतलब एक दिन पहले ही खत्म कर देते हैं। 25 दिन के बाद 13 दिन के पास अभी और बचे, लेकिन वो एक दिन पहले खत्म कर देते हैं, अर्थात उन्होंने उस काम को 12 दिन में ही फिनिश कर दिया। तो अगर इसी काम को वह 30 आदमी करते तो उनको 14 दिन लग जाते, और था तो उनके पास केवल 13 दिन का समय, अर्थात एक दिन वो देर हो जाती अगर ये 5 आदमी ज्वाइन नहीं करते। तो ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि 2 टावर्स ए एंड बी हैव लेंथ 45 मीटर एंड 15 मीटर रिस्पेक्टिवली। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द B tower to the top of the A tower is 60 degree. If the angle of elevation from the bottom of A tower to the top of B tower is theta, then value of sin theta is। दो टावर A और B की लंबाई क्रमशः 45 मीटर और 15 मीटर है। B टावर के तल से A टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि A टावर के तल से B टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, तो साइन थीटा का मान है। देखो तो यहाँ पे 2 टावर है, एक टावर A है और एक टावर आपका B है, ठीक है। और ये इनका क्या है, ये इनका तल है, ठीक है। अब यहां पर देखो कह रहा है ये टावर आपका A हो गया और ये टावर आपका B हो गया। तो कह रहा है कि इनकी लंबाई कितनी है, तो A की लेंथ कितनी है 45, A की लेंथ है 45 मीटर और B की लेंथ है 15 मीटर, ठीक है ना। ए टावर की लेंथ कितनी है 45 मीटर, बी की लेंथ कितनी है आपकी 15 मीटर। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो ए का जो है बी के तल से कितना है, तो आपने कहा 60 डिग्री, अर्थात ये जो आएगा ये है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और जो है ए के तल से बी के शीर्ष का जो आपका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है आपका, वो है आपका थीटा डिग्री। कितना है आपका, ये है आपका थीटा, ठीक है। ये कितना है आपका, तो ये है आपका थीटा। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये कितना है आपका, तो आपने कहा ये है आपका 60 और ये है आपका थीटा, ठीक। अब देखो यहां पे क्या कह रहा है, अच्छा ये 45 है, 50 तो छोटा होगा ना। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा हमें छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों की लंबाई बराबर नहीं हो सकती ना। फिर दोबारा बना लेते, कोई दिक्कत नहीं। एक टावर की लेंथ जो है हम दोनों को बराबर बना लिया है। यहाँ पे देखो ये टावर A हो गया, इसकी लेंथ 45 मीटर है। एक टावर B है तो इसकी लेंथ भी कम होगी, इसकी लेंथ है 15 मीटर, तो भाई कम होगी। ये आपका B टावर है। अब यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके जो है कहाँ से, तल से, वो कितना है आपका, वो है जो है आपका ये जो है तल हो गया, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा। ये है आपका जो है थीटा। ये कितना है आपका, ये है थीटा, ठीक है। ये है आपका थीटा, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पर जो है कहा गया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये आपको बतानी है। अब यहाँ पर आप ले लो जो है, यहाँ पर आप ले लो टेन थीटा। अगर हम टेन थीटा लेते हैं, अब देखो दो एंगल, हमने यहाँ पे दो एंगल बना लिए, एक ये P, इसको नाम दे दिया मैंने Q, इसको नाम दे दिया मैंने R, इसको नाम दे दिया मैंने S। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया PQR। अब PQR में हमने ले लिया tan थीटा, ठीक है ना। PQR में हमने क्या ले लिया, tan थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब ये भाई PQR है, ये पूरा लिया हमने, ये वाला एंगल, ठीक है ना। ये एंगल लिया, पूरा ध्यान रखना, ये पूरा एंगल लिया PQR, ये पूरा एंगल हमने ले लिया PQR, और यहाँ पे हमने tan थीटा ले लिया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका PQ अपॉन हो जाएगा आपका QR,
क्या हो जाएगा क्यू आर। अब यहां पर देखो तो टेन थीटा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपने आपका तो हो जाएगा 60 डिग्री, तो हो जाएगा टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा पी क्यू की लेंथ कितनी है 45, और आपको क्यू आर की लेंथ पता नहीं, तो क्यू आर को क्यू आर लिख दो। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/√2 होती है, 1/√3 होती है, 1/√3 होती है, नहीं 1/√3 नहीं, ओनली √3 होती है, सॉरी क्या होता है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3, 1/√3 आपके टेन 30 की वैल्यू होती है, हो जाएगा 45 अपॉन आपका क्यू आर। ठीक है, क्लियर है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 45 अपॉन √3। √3 का जब आप रेशनलाइजेशन करोगे तो ये हो जाएगा 15√3, ये हो जाएगा 15√3। ठीक है, अब यहां पर आप जो है, अब यहां पर आप एंगल ले लीजिए कौन सा, अब एंगल ले लीजिए आप जो है एस क्यू आर। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए जो है एस क्यू आर। एस क्यू आर में अगर आप टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एस आर अपॉन क्यू आर हो जाएगा यहां पर। ठीक है ना। अब देखो यहां पे आपको थीटा की वैल्यू नहीं पता, यहां पे आपको थीटा की वैल्यू, चूंकि थीटा थीटा ही लिया गया, तो यहां पे हो जाएगा टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 15 अपॉन क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू आपने निकाल रखी है कितनी, 15√3, तो ये हो जाएगा जो है आपका 15 अपॉन 15√3, तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/√3। 1/√3 जो है टेन 30 डिग्री का मान होता है, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन 30 डिग्री, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा आपका 30 डिग्री। अब कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू बताइए, साइन थीटा की वैल्यू बताइए, तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, साइन 30 डिग्री वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है देखिए कि अ बैग कंटेन्स 1 रुपीज 50 पैसे एंड 25 पैसे क्वाइंस इन द रेशियो 4:7:5 respectively. If the total amount in the bag is 280 rupees, then the number of 50 पैसे coins are। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के क्रमशः 4:7:5 के अनुपात में हैं। यदि थैले में कुल राशि 280 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ आप बताओ, ये जो आपको रेशियो दिया गया है, सिक्कों का रेशियो दिया गया है, अब अगर इसको मैं वैल्यूज में चेंज कर लूँ, ठीक है ना, इसको मैं अमाउंट में चेंज कर दूँ, तो भाई अगर 4 सिक्के हैं 1-1 रुपए के तो 4 रुपए बन जाएंगे। अब अगर 7 सिक्के हैं तो भाई 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपए बनाते हैं, और ये जो आपका 5 दिया गया ये किसके सिक्के होंगे, ये आपके 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के जो है मिलकर के 1 रुपए बनाते हैं। तो यहां पर देखो क्या करना है, यहां पे आपको रेशियो दिया गया है 4 रेशियो जो है 4 रेशियो और किसका 1 रुपीज का, ठीक है ना, 1 रुपीज, फिर आपको जो है 50 पैसे और 25 पैसे का जो रेशियो कितना दिया गया है, वो दिया गया 4:7:5। टोटल अमाउंट कितना है आपका 280 रुपीज। तो अगर रेशियो को मैं अमाउंट में कन्वर्ट कर लूँ तो देखो 4/1, चूंकि भाई 4 रुपए 1 रुपए का एक सिक्का मिलके 1 रुपए बना लेगा, तो भाई 4/1 हो जाएगा, प्लस 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपए बनाएंगे तो 7/2, प्लस 25 पैसे के 4 सिक्के मिलके 1 रुपए बनाएंगे तो 5/4 इक्वल्स टू हो जाएगा 280 रुपीज के। क्योंकि इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, रुपीज में कन्वर्ट कर लिया, ये सिक्कों की संख्या दी गई थी और इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसका बराबर किसके बराबर में हो जाएगा, 280 के बराबर हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 4 जा 16, 2 जा 4, तो 4 जा 14, 7 जा 14, ये हो जाएगा आपका 4 जा 4, तो 5 जा 5 इक्वल्स टू 280
तो 1 इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा आपका 280 इंटू 4 अपॉन हो जाएगा आपका 35। 7 से कट कर दो इसको, 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 5 8 जा 40, 8 4 जा 32। तो 1 इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा आपका 32 के। 1 इक्वल्स टू कितने के आ जाएगा 32 के। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, देखो जरा, अगर 1 रुपए की बात करें तो इसमें रेशियो में इसका कितना पार्ट है 4 इंटू 32, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 128। अगर हम बात करें 50 पैसे की, 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, तो आपने कहा यहाँ पे इसका रेशियो में 7 पार्ट, 7 इंटू 3, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 1 आपका होल्ड हुआ, 7 3 जा 21 और 1 हो जाएगा 22। अगर बात करें 25 पैसे की, तो ये इसका रेशियो है 5 इंटू 32, तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 116। तो आपका जो है पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो ये है आपकी 224। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या है 128, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है 224 और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है 160। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि हमसे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। क्लियर है? तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है ना। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोगों ने 13 क्वेश्चन टोटल जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।